नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली के करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 14 और 15 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। कल देखिए 14 जनवरी थी, कल मकर संक्रांति थी, तो उस उपलक्ष्य में अपने यहाँ पर छुट्टी थी, इसीलिए आज अपन 14 और 15 जनवरी 2 दिन के करंट अफेयर को एक साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपनी एक श्रृंखला चल रही है जिसके अंदर अपन कंप्लीट पॉलिटी के सिलेबस को 500 क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे हैं, यानी पॉलिटी के टॉप 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, जिसमें अपन प्रत्येक चैप्टर में जितनी भी हेडिंग होती है प्रत्येक हेडिंग में से एक क्वेश्चन बनाएंगे और उस हेडिंग को वहां पर उस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में अच्छे से समझेंगे। इसीलिए 500 क्वेश्चन में कंप्लीट पॉलिटी में आपको कवर करवा रहा हूं। उसकी 5 क्लास हो गई है, आज अपनी 6ठी क्लास होने वाली है। सारी क्लासेज आपको कहां पर मिलेगी, तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर पॉलिटी 500 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको लेना है, क्योंकि इसके पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस अच्छे से लिखा हुआ है। पीडीएफ कहां पर मिलेगी अंत में अपन उस पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, आईसीसी प्रत्येक महीने पुरस्कार देती है, मंथली पुरस्कार देती है, उसी प्रकार दिसंबर का पुरस्कार भी दे दिया गया है, जिसके अंदर पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाज हैं, आप जानते हो। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, जिसको बीजीटी शॉर्ट में अपन बोलते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होती है, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। उसके अंदर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था किसने? जसप्रीत बुमराह ने, एज ए कैप्टन भी, एज ए प्लेयर भी। 1-2 मैचों में ये कैप्टन भी रहे थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया की है एनाबेल सदरलैंड। कौन है एनाबेल? मैं आपको लिख देता हूं, एनाबेल को दिया गया है। एनाबेल सदरलैंड इनका पूरा नाम है, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है। इन्होंने भी भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई थी उसके अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया था एनाबेल सदरलैंड ने। इसके चलते इनको आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का दिया गया है। और वहीं पुरुष की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नाटो ने हाल ही में किस क्षेत्र में समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा के लिए नया मिशन शुरू किया है? किसने शुरू किया है? नाटो ने शुरू किया है। बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के जो बाल्टिक सागर समुद्र है उसके नीचे जो समुद्री केबलें बिछी हुई है उनकी सुरक्षा के लिए नाटो ने भी एक नया अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया था कि बाल्टिक सागर के अंदर 95% इंटरनेट केबलें बिछी हुई है। इसके अलावा समुद्री ट्रैफिक की बात की जाए या अपन मूल्य में बात करें तो 10 ट्रिलियन मूल्य का वित्तीय लेन देन प्रतिदिन इन केबलों के माध्यम से होता है। इसीलिए इन केबलों की सुरक्षा जरूरी है और इसके लिए एक नया मिशन शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नाटो ने शुरू किया है। कहां पर किया है? बाल्टिक सागर के अंदर किया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको जेएडएसआई बोला जाता है, उसके वैज्ञानिकों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किसकी नई प्रजाति की खोज की है? भाई, जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेएडएसआई है, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नई पेंगोलिन की प्रजाति की खोज की है। किसकी? पेंगोलिन। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट में जेएडएसआई बोला जाता है, उनके वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर पेंगोलिन की नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है। नाम क्या है? इंडो बर्मिन पेंगोलिन, जिसको मेनिसिस इंडो बर्मेनिका भी बोला जाता है। क्या? इंडो बर्मीज पेंगोलिन की नई प्रजाति की खोज की है। किसने की है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेएडएसआई ने की है। वर्तमान के अंदर जब इसकी शोध की गई तो इसके शोधकर्ता कौन थे जेएडएसआई की तरफ से? यह आपको ध्यान रखना है, लेनेरिक कोचोको। कौन थे? लेनेरिक। मैं आपको लिख रहा हूं, ध्यान रखना, लेनेरिक। ये वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? लेनेरिक कोचोंको, जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। जब इसकी आनुवांशिक खोज की गई, इसको आनुवांशिक रूप से देखा गया तो पाया गया चीन और भारतीय पेंगोलिन की एक मिश्रित प्रजाति है ये, जिसका नाम रखा गया इंडो बर्मीज पेंगोलिन। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा? 99% संभावना ये है, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसकी नई प्रजाति की खोज की। या आपसे पूछ लिया जाएगा पेंगोलिन की नई प्रजाति की खोज कहां पर की गई? अरुणाचल प्रदेश के अंदर की गई। इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएनएस उत्कर्ष को किस शिपयार्ड से लॉन्च किया गया? आईएनएस उत्कर्ष को भाई लॉन्च कर दिया गया है।
कट्टुपल्ली शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ध्यान रखना है। आईएनएस उत्कर्ष है उसको एलएनटी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। एलएनटी क्या है, कंपनी है जिसका कट्टुपल्ली शिपयार्ड है, ठीक है। अभी 3 महीने पहले मैंने आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ाया था, आईएनएस समर्थक के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, आईएनएस समर्थक। तब भी मैंने आपको यही बताया था, ये भी किसने, कट्टुपल्ली शिपयार्ड ने ही इसको लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना है 3 महीने के अंदर 2 आईएनएस लॉन्च किए गए, एक तो आईएनएस समर्थन, एक आईएनएस उत्कर्ष, दोनों ही एलएनटी का कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये काम क्या करेगा, जो ये शिपयार्ड रहेगा तो ये समुद्र के अंदर निगरानी रखने का काम करेगा, समुद्र के अंदर हथियार पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। समुद्र के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए आईएनएस उत्कर्ष का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो जो एलएनटीज है उसकी मुख्यतः 2 ब्रांचेज है, एक तो चेन्नई डिजाइन सेंटर है, एक कट्टुपल्ली यार्ड कैंडिडेट है, जहां पर जहाजें और जो नौसेना के सामान होते हैं उनका मरम्मत किया जाता है। तो एलएनटी कंपनी का नाम है, कट्टुपल्ली शिपयार्ड उसकी एक ब्रांच है। वहां से अभी आईएनएस उत्कर्ष को लॉन्च किया गया है, उससे पहले आईएनएस समर्थक को भी लॉन्च किया गया था। देखिए जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सारी चीजें इस क्लास की पीडीएफ के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। तो आपको ज़्यादा इधर उधर कहीं घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सर कुछ लिखवा ही नहीं रहे, केवल बोलते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिख के दूंगा। इस क्लास के बाद में ये नंबर है 899878909083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है कि सर की जो डेली की करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको प्रतिदिन क्लास के बाद में वो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये क्लास एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर तो वैसे ही पीडीएफ का सेक्शन है, वहाँ पर प्रतिदिन की पीडीएफ आपको सेव मिल जाएगी, ठीक है। और जो पॉलिटी 500 नाम से मैं श्रृंखला बता रहा हूँ उसकी क्लास केवल एक ही जगह मिलेगी, वो मिलेगी अपने एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे जाके एक एमसीक्यू सीरीज के नाम से बैच है, उसको ज्वाइन कर लेना। एक नया ये भाई लॉन्च हुआ है कल, क्या है देखते हैं। भारत क्लीन टेक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने कल ही भारत क्लीन टेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, ठीक है। ये जो क्लीन टेक प्लेटफॉर्म है वो क्या काम करेगा, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, हाइड्रोजन हो गई, बैटरी क्षेत्र हो गया, इन सबको बढ़ावा देने के लिए भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया था, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या, इसमें मेन सब्सिडी पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन से आप अगर ऐसा कोई काम करते हो जिससे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन या बैटरी क्षेत्र में कोई काम करते हो तो आपको क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक प्रधानमंत्री के 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है, पीएम का लक्ष्य है, कब का, 2030 तक। इस लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना है, इसका मतलब ये है 500 गीगावाट क्या करना है, स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करनी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और इस 500 में से 200 गीगावाट तो पहले से ही आपको पता स्थापित हो चुकी है वर्तमान के अंदर, जीडब्ल्यू गीगावाट, ठीक है। 500 करनी है, 200 हो गई है, 2030 तक का टाइम है, हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म को भारत क्लाइमेट फॉर्म 2025 के अंदर लॉन्च किया गया था, और जिसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। लॉन्च किसने किया था, पीयूष गोयल ने किया था। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज का अपना क्या है, लोकपाल स्थापना दिवस पर किसे सम्मानित किया जाएगा। भाई लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये मनाया कब जाएगा, तो लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। 16 जनवरी कब है, कल। कल क्या मनाया जाएगा, लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उस टाइम कुछ व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, उसके अंदर एक तो इंपॉर्टेंट है अन्ना हजारे। किसको, अन्ना हजारे को। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन भी है। क्या अकेले अन्ना हजारे जो कोई सम्मानित किया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। न्यायमूर्ति है सेवानिवृत्त संतोष हेगड़े, अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणि, ठीक है। इनको, इन तीनों लोगों को, किन किन को, अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, ठीक है। इनका नाम भी ऐसा ही है, आर वेंकटरमणि बोला जाता है इनको पूरा, ठीक है। इनको 16 जनवरी को लोकपाल स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोकपाल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आपसे यह पूछा जाएगा लोकपाल अधिनियम कब आया था, तो लोकपाल अधिनियम 2013 के अंदर आया था। कब आया था, लोकपाल अधिनियम 2013। लोकपाल अधिनियम 2013 के अंदर अन्ना हजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसके चलते इनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, वर्तमान के अंदर लोकपाल कौन है, ठीक है। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, आपसे ये पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बहुत ही बड़ा सा नाम है, आप पढ़ते होंगे, अजय मणिकराव खानविलकर। क्या है, अजय मणिकराव खानविलकर वर्तमान में भारत के लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष है।
और इन्होंने 10 मार्च 2024 को शपथ ली थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अन्ना हजारे को सम्मानित किया जाएगा, इसके अलावा संतोष हेगड़े को सम्मानित किया जाएगा, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 16 जनवरी को किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? अन्ना हजारे को तो इसलिए किया जाएगा क्योंकि लोकपाल अधिनियम 2013 के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही थी। ठीक है, वर्तमान के अंदर लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मणिक राव खानीविलकर हैं, वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस पद पर शपथ कब ग्रहण ली थी या पद ग्रहण कब किया था? 10 मार्च 2024 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। अब चलते हैं आगे। ये मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि भाई इनको दिया जाना है, लेकिन कल इनको दे दिया गया है। अब बात करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या पुरस्कार दिए गए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए भाई। क्वेश्चन क्या है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एज ए टीज ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया है। अब आपका वापस ये टेस्ट है, आपको बताना है इसका आंसर। याद है किसी को? अपर्णा सेन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया है। अपर्णा रे कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। क्या है? फिल्म पत्रकार है, वैसे फिल्मों में काम करती हैं, निर्देशक भी हैं ये। किस प्रोग्राम के अंदर इनको दिया गया है? पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ से एक वार्षिक पुरस्कार समारोह होता है, उसके अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस प्रोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन कौन से दिए गए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? एक तो सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का अवार्ड दिया गया, वो किसको दिया गया है? माणिक बाबर मेघ को दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? चंदन सेन ने। ज्यादातर इसके पश्चिम बंगाल के कलाकार ही आपको मिलेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रीजी मुखर्जी और देवालय भट्टाचार्य को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का अवार्ड किसको दिया गया है? अंजन दत्त को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का अवार्ड अमित चटर्जी को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो दिया गया है खदान मूवी को। किसको? खदान मूवी को दिया गया है। ध्यान रखना है ये सारी चीजें। अपर्णा सेन कलकत्ता से हैं और ये एक डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, और इनको इंपॉर्टेंट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट 100% यही है। फिर भी अगर बाई चांस अगर उनको पूछ ले तो मैंने कवर करवा दिया है, पीडीएफ के अंदर वो नीचे मैं आपको डाल के दे दूंगा, वहां से आप उनको ले लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स के कप्तान कौन बने हैं? कल भाई ऑफिशियल घोषणा कर दी है अपने पंजाब किंग्स टीम ने कि भाई अगला जो आईपीएल होगा उसके अंदर हमारा कप्तान कौन होगा? तो श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर पिछली बार कलकत्ता के कप्तान थे, ठीक है, और अब किसके बने हैं? पंजाब के कप्तान बने हैं। अभी जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ था उसके अंदर दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने थे, ये बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे। इन्होंने 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब ने खरीदा था और पंजाब ने अब इनको क्या बनाया है? कैप्टन बनाया है। सबसे महंगे खिलाड़ी की बात की जाए तो लखनऊ ने खरीदा था ऋषभ पंत को। 2024 के अंदर कोलकाता नाइट राइड को कब भी इन्होंने जिताया था, और 2020 के अंदर दिल्ली को फाइनल खिलाया था श्रेयस अय्यर ने, ठीक है, कप्तान थे उस टाइम मेरे कहने का मतलब। और अब इनको पंजाब ने लिया है। दूसरे इस नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और ये किस टीम के कप्तान बने हैं? पंजाब किंग्स के। 2025 के लिए इनको कप्तान नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी ने कल नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। ये जो शुभारंभ है वो तो वर्चुअल तरीके से किया गया था, ठीक है, वर्चुअल रूप से किया गया था, जूम मीटिंग के माध्यम से। लेकिन ये बोर्ड बनेगा कहाँ पर? सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर वर्चुअल राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया था, ठीक है। ये हल्दी बोर्ड करेगा क्या? जो हल्दी से जुड़े हुए किसान हैं उनको बेहतर किस्मों का विकास कैसे किया जाए ये समझाया जाएगा। निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत है वो दुनिया की 70% हल्दी का उत्पादन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी? 70% हल्दी का उत्पादन करता है। 20 राज्यों में हल्दी का उत्पादन होता है। 20 राज्य 30 प्रकार की हल्दी का उत्पादन करते हैं। कितनी? 30 किस्में हल्दी की उगाते हैं, जिसमें से कुछ हल्दी की किस्में तो ऐसी है जिनको जीआई टैग भी मिल चुका है। अब इस कार्यक्रम के तहत और ये जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जा रहा है इसके तहत क्या होगा? हल्दी के औषधीय गुणों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे हल्दी की महत्वता बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का उत्पादन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी को एक्सपोर्ट करना है। वैसे भारत है वो दुनिया की 70% हल्दी का उत्पादन करता है। भारत के 20 राज्यों में हल्दी का उत्पादन होता है, जिसमें 30 प्रकार की किस्मों का हल्दी उत्पन्न होता है। ये था भाई
14 और 15 जनवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने जल्दी से आपको कवर करवाने की कोशिश की, क्योंकि आज पॉलिटी की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ ले लेना। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।